हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी का चैप्टर एयर प्रेशर एंड विंड्स का पार्ट नंबर 2। ठीक है, तो ये जो हमारा चैप्टर है इसको हमने 2 पार्ट्स में कवर करा है, ये आपको पता होगा। इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है एंड जो सेकंड पार्ट है उसमें हम अभी विंड्स को कवर करेंगे। एयर प्रेशर का टॉपिक और इसके जितने भी सब टॉपिक्स थे वो हमने पार्ट नंबर 1 में कवर किया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप वहां जाकर के पढ़ सकते हो। इसके अलावा अगर आपको जियोमॉर्फोलॉजी, ह्यूमन ज्योग्राफी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना हो जो मैंने कंप्लीट करा दिया है, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड उसके अलावा नोट्स और इंस्टाग्राम, ठीक है, नोट्स का जो भी ड्राइव में नोट्स होते हैं पीडीएफ फॉर्म में वो आपको मिल जाएंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इंस्टाग्राम का भी है जहां से आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है विंड्स, उसके बारे में कि क्या क्या हमारे बुक में दिया हुआ है, क्या क्या हमारे सिलेबस में है। एक चीज जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बताना भूल गई कि आपका जो ये टॉपिक है या फिर ये जो बुक है आपके कौन से सेमेस्टर में पढ़ना है। अब ये काम करो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कौन से सेमेस्टर में ये बुक पढ़ना है। मुझे भी पता करना है कि सेमेस्टर नंबर 2 में है, 3rd में है या 4th में है। क्योंकि ऐसा है भाई कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी बुक थी जो मैंने अभी कंप्लीट कराई है, ठीक है, तो उसमें ऐसा था कि किसी को 2nd सेमेस्टर में पढ़ना है, किसी को 3rd में पढ़ना है। ओके, तो ये थोड़ी कंफ्यूजिंग वाली है और कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। आपको जस्ट क्या करना है, अपना सिलेबस मैच करना है। यूनिवर्सिटी सबकी सेम नहीं है, ये मैं भी जानती हूँ। तो यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो बुक है वो अलग अलग सेमेस्टर में डाल दिए गए हैं। जैसे कि क्लाइमेटोलॉजी किसी यूनिवर्सिटी में 2nd में पढ़ना होगा, किसी में 4th में पढ़ना होगा। तो आपको क्या करना है, अपना सिलेबस मैच करना है। अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक है, सब टॉपिक्स मैच करते हैं तो आप इसे पढ़ सकते हो। ओके, तो अब चलिए, बकवास बातें बहुत हो गई, हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अपना आज का जो है क्या है, विंड। ये तो सबको पता होगा, काफी छोटे छोटे दिख रहे हैं। ओके, मैं अगली बार से ट्राई करूंगी कि ये थोड़े बड़े लेटर्स हों। ओके, तो हमारा क्या है, विंड। क्या होता है विंड, ये सबको पता है। और जिनको नहीं पता है, मतलब पता होते हुए भी नहीं पता है, वो देख लो कि the air moving parallel to the surface whose speed and direction are not fixed is called wind. Okay? तो यहाँ पे देखो, ये हमारा हो गया अर्थ का सरफेस। तो जो एयर ब्लो कर रही है किसके पैरेलल, हमारे अर्थ के सरफेस के पैरेलल में जो एयर ब्लो कर रही है, जिसका डायरेक्शन फिक्स नहीं है, कभी वो इधर से हो सकती है, कभी वो इधर की तरफ हो सकती है, और स्पीड भी फिक्स नहीं है, कभी वो काफी तेजी से ऐसे पार हो जाएगी और कभी एकदम धीरे धीरे पार होगी। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं विंड। ओके, या फिर अगर एकदम सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। सबने पढ़ा है ये कि द मूविंग एयर इज कॉल्ड क्या होता है, विंड होता है। ठीक है, तो ये चीज तो सबकी क्लियर हो गई कि विंड होता क्या है। अब इसके बारे में जो भी चीजें हैं थोड़ी बहुत वो हम जान लेते हैं कि क्या है। ओके, देखो, अ विंड इज द फ्लो ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ एयर फ्रॉम अ हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। अब अगर आपके क्वेश्चन में आ गया तो आप 2-3 क्लास में, 4 में, 5 में तो पढ़ते नहीं हो। 5 और 4 तो बाकी दूर की हो गई क्योंकि उसमें भी इससे थोड़ा लॉन्ग आंसर होता है। तो आपको क्या करना है, आपको लॉन्ग आंसर लिखने पड़ते हैं। मतलब अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा है तो वो आपके 20 मार्क्स के होते हैं, 10 मार्क्स के होते हैं, 5 मार्क्स के होते हैं, इस तरह से होते हैं। तो आप इतना सा लिख दोगे तो आपको तो मार्क्स मिल नहीं जाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें विंड्स के बारे में और चीजें जानने की जरूरत है। ठीक है, तो इधर हमारी और भी जरूरत की चीजें हैं, जैसे कि है कि ये जो विंड है हमारा, विंड किधर से फ्लो करता है। तो एक तो कि ह्यूज अमाउंट ऑफ एयर होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा होता है, एयर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। और ये हाई प्रेशर एरिया से किधर जाता है, लो प्रेशर एरिया की तरफ। अब लो प्रेशर एरिया और हाई प्रेशर जिनको नहीं पता है वो पिछली वीडियो में जरूर देखना कि क्या होता है, मैंने अच्छे से क्लियर किया हुआ है। ठीक है, अब हम देखेंगे, इट इज द मोशन विच इज प्रोड्यूस्ड बाई द अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस बाई द सन। ये क्या है, मोशन है। विंड क्या है, मोशन है। जैसे यहाँ पे था ना मूविंग एयर इज कॉल्ड, तो मूविंग क्या हो गया, ये मोशन में आ गया। तो एक मोशन है जो कैसे प्रोड्यूस होता है, जब हमारी अर्थ जो है एकदम अनइवन हीट होती है, सरफेस जब उसका हीट होता है सन के थ्रू, ठीक है, तो क्या होता है, ये प्रोड्यूस होता है हमारा विंड। एज द अर्थ सरफेस इज द मेड ऑफ वेरियस लैंड एंड वाटर फॉर्मेशंस, इट एब्जॉर्ब्स द सन्स रेडिएशन अनइवनली। ठीक है, तो अभी देखो, हर जगह पे ये एक जैसी तो एब्जॉर्ब करेगी नहीं, हर जगह पे अर्थ हमारी एक जैसी हीट नहीं होगी। ठीक है,
और क्या है, एब्जॉर्ब, जो हीट को एब्जॉर्ब कर रही है तो एब्जॉर्ब करके ही हीट होगी ना, तो वो हर जगह पे क्या होगा, सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि कहीं पे पानी है, कहीं पे भूमि है, ठीक है, लैंड है। तो क्योंकि हमारे अर्थ पे काफी सारी चीजें हैं, काफी सारी चीजों से मिल करके बनी हुई है, ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है कि अनइवनली हीट होता है, अनइवनली एब्जॉर्व करता है रेडिएशन ऑफ सन को, जिसकी वजह से जो हमारा विंड है उसका भी मतलब उसकी भी जो चीजें होती है जैसे कि डायरेक्शन और स्पीड वगैरह, वो भी इसकी वजह से चेंज होता है, ठीक है। द फीलिंग ऑफ विंड ब्लोज अगेंस्ट आवर बॉडीज, हमारी बॉडी के अगेंस्ट होता है, जब भी विंड फ्लो करता है ना, तो ऐसे है ना कि ये हमारी बॉडी के क्या होगा, अगेंस्ट होगा। विंड इज एबल टू लिफ्ट रूफ ऑफ बिल्डिंग्स, blow down power lines and trees, and cause highway accidents as goods push around the cars and trucks. Okay? देखो यहाँ पे हमारे 4 इमेजेस हैं, इसमें आपको कुछ दिख रहा होगा इधर, ये एक्सीडेंट हो गया। अब ये एक्सीडेंट किसी ट्रक, किसी कार के ऐसे लगने से नहीं हुआ, ओके, ये हवा की वजह से हुआ है। मतलब जो हवा थी, जो विंड था, इतना ज्यादा तेज था, जिसकी वजह से क्या होते हैं, एक्सीडेंट्स अक्सर हो जाते हैं। मतलब अगर तूफान बहुत तेज आ गया तो एक्सीडेंट्स होने ही होने हैं, ओके। मतलब अगर बहुत तेज कहीं पे तूफान चल रहा है आपके आसपास, अगर ऐसा है चल रहा है, तो आप देखोगे कि मतलब अगर आप कार में हो, आप गाड़ी में हो, तो आपको धूल इतना ज्यादा उड़ जाता है कि दिखाई नहीं देगा कुछ। अब सपोज करो कि अगर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो कहीं ना कहीं जाकर के गाड़ी टकरा जानी है, सामने दिखना चाहिए, या फिर सामने से अगर कुछ और भी आ रहा है, उसको भी नहीं दिख रहा है, इसको भी नहीं आ रहा है दिख रहा है, तो क्या होगा, वो टकराएंगे ही, एक्सीडेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो विंड्स देखो किस तरह से एक्सीडेंट क्रिएट कर रहा है। उसके बाद जो रूफ्स होते हैं, हमारे जो घर की छतें होती हैं, वो भी काफी टाइम ऐसा होता है ना कि क्या होती है, नीचे आ जाती हैं उड़ करके, उसको उड़ा के कहीं और लेके चला जाता है। इतनी भयानक और इतनी तेज हवाएं होती है वो, ठीक है, इतना तेज तूफान होता है, ओके। इधर देखो ट्रीज गिरे हैं, पेड़ ये काट कर नहीं गिराया हुआ, ठीक है। ये अक्सर ही होता है गर्मी के दिनों में, जब तूफान आता है तो आपने देखा होगा अपने आसपास, कभी किसी की छत उड़ गई, ठीक है, और किसी ये एक्सीडेंट वाली बात तो तब हो गई जब कोई रोड पे है, ठीक है, या फिर आप गाड़ी में हो, वो तब होगी। मतलब आपको तब फील होगा कि हाँ इस तरह से हमें यहाँ पे गाड़ी नहीं चलानी है, रोक देनी है, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, तो वो वाली फीलिंग उस टाइम में आएगी जब इधर हो आप। लेकिन ये अक्सर ही हम क्या होते हैं, घर पे होते हैं, तो आपके आसपास या फिर देखो इस तरह का जब रूफ होता है ना, तो ये अक्सर ही, क्योंकि एक तो हल्का होता है और अटैच्ड होता है नॉर्मली, तो क्या होता है, ये उड़ जाता है, ठीक है। यहाँ पे ट्रीज ये तो आसपास में बहुत ज्यादा मिलते हैं गिरे हुए हमें। जब भयानक तूफान आता है तो कहीं ना कोई पेड़ जरूर गिरता है। उसके अलावा जो पावर लाइंस हो गई, वो भी क्या होती हैं, वो भी जब भयानक तूफान, भयानक विंड आए, तो वो भी क्या होती हैं, वो उड़ जाती हैं, मतलब कि गिर जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो देखो क्या है, ये 2 चीजें जो कि विंड को मेजरमेंट के काम में आती हैं, एनेमोमीटर्स एंड दूसरा क्या है, विंड वेन्स, ठीक है। एनेमोमीटर क्या करता है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि विंड के स्पीड को मापने के काम में आता है। वाइंड वेन्स क्या है, जिसको हम वेदर वेन भी कहते हैं, और ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम विंड की डायरेक्शन को मेजर करने के काम में लाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज आपको याद रखनी है, मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया, मतलब भूल गई थी, ऐसा नहीं है कि किया ही नहीं है, ओके। तो यहाँ तक सबका क्लियर हो गया, बहुत ही नॉर्मल चीज है। अभी आप ये भी सोच रहे होंगे कि दीदी क्या ये तो समझ में आ रहा है, आप इसको क्यों पढ़ा रहे हो, मतलब इतना क्यों डिटेल में समझा रहे हो, तो ऐसे ही समझ में आ गया। और एक चीज और होगा कि आप तो इसको सिर्फ पढ़ पढ़ के और इसकी हिंदी कर दे रही हो, तो इसके अलावा मैं क्या बताऊंगी इसमें, आप खुद ही सोच लो अलग से। जो हमारे सिलेबस में है उसको मैं यहाँ पे लिख दे ही रही हूँ, तो उसको बस समझाना ही तो है। तो ये चलो क्लियर हो गया, और जिसका पहले से क्लियर हो जा रहा है ये खुद ही पढ़ के, तो वो आप आगे करके भी देख सकते हो, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ेंगे। आगे हमारे पास क्या है, the factors controlling the speed and direction of winds on the surface are following। अब देखो बहुत सारे फैक्टर्स भी होंगे। फैक्टर्स तो भाई क्लाइमेटोलॉजी में पूछो मत, जब से हमने ये चैप्टर्स स्टार्ट किए हैं क्लाइमेटोलॉजी के, तब से इतने सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन मतलब जो भी चैप्टर है सब में कुछ ना कुछ फैक्टर जरूर दिया हुआ है। तो वैसे ही जो डायरेक्शन ऑफ विंड और स्पीड ऑफ विंड है उसको कंट्रोल करने के भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। देखो जैसे कि एयर प्रेशर ग्रेडियंट, रोटेशन ऑफ अर्थ, सेंट्रीपिटल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, जियोस्ट्रॉपिक विंड्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। अभी हम एयर प्रेशर ग्रेडियंट के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखो ग्रेडियंट दिया हुआ है, इसकी जो एकदम हिंदी, शुद्ध हिंदी मीनिंग होती है वो कुछ और होती है, लेकिन अगर नॉर्मली समझने की बात करें तो इधर इसके जगह पे मैंने स्लोप भी यूज किया है, ठीक है। मतलब क्या होता है, ढलान होता है,
ठीक है। तो आगे स्लोप देख करके कंफ्यूज नहीं होना कि अरे स्लोप तो किसी और चीज के लिए यूज किया गया है, वो ग्रेडियंट की जगह पे ही यूज किया है मैंने, ठीक है। अभी हम देखें कि एयर प्रेशर ग्रेडियंट क्या है, किस तरह से ये अफेक्ट करता है। द डिफरेंस इन द एयर प्रेशर बिटवीन एनी टू प्लेसेस इज कॉल्ड प्रेशर ग्रेडियंट और बैरोमेट्रिक ग्रेडियंट। दो प्लेसेस की बात हो रही है, ठीक है, दो प्लेसेस की। अब दोनों में ही द डिफरेंस इन एयर प्रेशर, अगर दोनों में, क्योंकि एक क्या हमने पढ़ा पहले, क्या पढ़ा कि हमारी पृथ्वी इतनी सारी चीजों से बनी हुई है, इसके ऊपर कहीं जल है, कहीं भूमि है, कहीं जल है, कहीं भूमि है, तो हर जगह क्या है, वो हीट को एकदम इवनली एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, मतलब कहीं पे ज्यादा गर्म है, कहीं पे ठंडा है, ठीक है। तो वैसे ही एयर प्रेशर भी क्या है, हर जगह सेम नहीं होता है, ये भी क्या है, अलग अलग होता है। तो दो जगहों के एयर प्रेशर में जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं या फिर बैरोमेट्रिक ग्रेडियंट कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया सबका। द फ्लो डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ द विंड्स आर नोन ओनली फ्रॉम द एयर प्रेशर ग्रेडियंट। जो डायरेक्शन और विंड का जो स्पीड है वो कैसे जाना जा सकता है, तो सिर्फ प्रेशर ग्रेडियंट के थ्रू ही जाना जा सकता है। When the isobar lines on the map are very close to each other, the gradient is high, and when they are drawn far apart, the slope is less. ठीक है। अभी देखो जो आइसोबार लाइंस होते हैं, अब आइसोबार लाइंस क्या होते हैं, बहुत सारे का ये भी क्वेश्चन होगा, तो वही जाके इससे पहले वाली वीडियो आप जरूर देखो। उन सब में मतलब जो क्लाइमेटोलॉजी है ना, उनके स्टार्टिंग के जो भी चैप्टर्स थे, इन सब चीजों को उधर क्लियर कर दिया गया है, तभी ये चैप्टर पढ़ने के लिए दिया गया है, ठीक है। तो वो सारी चीजें पहले आप क्लियर करके तब इस चैप्टर में आना, तब जाके चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। तो जो हमारी आइसोबार लाइंस होती हैं, जब वो मैप में क्लोज होती हैं, ठीक है, जब क्लोज होती हैं तब क्या होता है, हमारा स्लोप एकदम हाई होता है, हमारा जो ग्रेडियंट है वो हाई होता है। और जब वो एक दूसरे से दूर होती हैं लाइंस, तब क्या होता है, स्लोप हमारा कम होता है, ग्रेडियंट कम होता है। नेक्स्ट वन इज रोटेशन ऑफ द अर्थ। द अर्थ इज कंटिन्यूअसली रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट से ईस्ट की तरफ हमारी अर्थ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, वो भी कंटिन्यूअसली रोटेट किए जा रही है, ठीक है। दिस रोटेटिंग मोशन प्रोड्यूसेस अ डिफ्लेक्शन फोर्स। ये जो हमारी अर्थ का जो रोटेशन वाला मोशन है वो क्या करता है, वो डिफ्लेक्शन फोर्स प्रोड्यूस करता है, विच ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द विंड, जो कि विंड के परपेंडिकुलर एक्ट करता है, ठीक है। मतलब कि ये हमारी अर्थ है और ये इधर से ऐसे विंड चल रहा है, ये ब्लो कर रहा है विंड। हमने यही पढ़ा ना कि जो हमारी सरफेस है, अर्थ का जो सरफेस है, इसके ऐसे ऊपर से हॉरिजॉन्टली या फिर पैरेलली बोल सकते हैं, फ्लो करता है, मतलब ब्लो करता है, ओके। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है या फिर जो डिफ्लेक्शन है, सेंट्रीपिटल नहीं, डिफ्लेक्शन फोर्स की बात हो रही है, जो डिफ्लेक्शन फोर्स अर्थ से प्रोड्यूस हो रही है, अर्थ के रोटेट होने से प्रोड्यूस कर रही है, वो क्या है, विंड के पैरेलल है, मतलब कि वो फोर्स ऐसे लग रही है, तभी तो क्या है, सॉरी एक सेकेंड, परपेंडिकुलर है। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है, तो मतलब कि ये इधर से अर्थ से ऐसे लग रहा है फोर्स, तब जाके क्या है, ये विंड के परपेंडिकुलर है, ठीक है। विथ द रोटेशन ऑफ द अर्थ इट्स एटमोस्फेयर ऑल्सो रोटेट्स। अभी देखो अर्थ तो रोटेट कर रही है, अर्थ के रोटेटिंग के साथ साथ क्या होता है, जो एटमोस्फेयर है अर्थ का, वो भी क्या होता है, रोटेट करता है। द ड्रिफ्टिंग पावर इज लिस्ट एट द इक्वेटर एंड मैक्सिमम एट द पोल्स। जो ड्रिफ्टिंग पावर है वो इक्वेटर के पास क्या होता है, कम होता है, और पोल्स के पास क्या होता है, ज्यादा। तो ये जो हमारा है फोर्स, ठीक है, वो कहाँ पे ज्यादा लगता है, तो वो इक्वेटर के पास जो है वो कम लगता है, ठीक है, इक्वेटर के पास। एंड मैक्सिमम कहाँ होता है, पोल्स के पास। और ये चीज हमने पिछले वीडियो में क्लियर की थी, ठीक है। जिन्होंने भी पढ़ा है वो इस चीज को ज्यादा अच्छे से समझ पा रहे होंगे। द फ्रेंच मैथमेटिशियन कोरियोलिस वाज द फर्स्ट to discover the centrifugal or deflection force arising due to the rotation speed of the earth, rotation of the earth होगा, okay, due to which deflection occurs in the direction of winds. This deflection force is also known as Coriolis force. एक सेकेंड, अभी देखो हम क्या देख रहे हैं कि जो कोरियोलिस है वो क्या है, वो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन है और इन्होंने फर्स्ट टाइम डिफ्लेक्शन फोर्स को या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसको हम बोलते हैं, उसकी डिस्कवरी की थी, उसकी खोज की थी, ठीक है। या अगर ये
पूछा जाए या फिर मतलब नॉर्मली अगर जानना हो तो, क्योंकि कोरियोलिस की अगर आप किसी का भी ये फैक्टर कंट्रोलिंग पढ़ो ना किसी से भी, तो उन्होंने भी ये कोरियोलिस की चर्चा जरूर की होगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इंसान है, तो इनको जानना जरूरी है। तो ये फर्स्ट ऐसे इंसान थे मतलब जिन्होंने सेंट्रीफ्यूगल की खोज की पहली बार। अराइजिंग ड्यू टू द रोटेशन स्पीड ऑफ द अर्थ, मतलब जो रोटेशन अर्थ के रोटेशन के थ्रू ये निकलता है। तो ये चीज तो हमारा पहले भी हमने पढ़ा इधर कि अर्थ जब रोटेट करती है तो ये हमारा डिफ्लेक्शन फोर्स निकलता है, और इस डिफ्लेक्शन फोर्स की खोज की किसने? कोरियोलिस ने। ठीक है, एक ही चीज को दोहराते दोहराते अब हम आगे भी बढ़ेंगे। ड्यू टू विच डिफ्लेक्शन अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ विंड्स, जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन किसके डायरेक्शन में होता है? विंड्स की डायरेक्शन में होता है, विंड्स की तरफ होता है। दिस डिफ्लेक्शन फोर्स इज ऑल्सो नोन एज कोरियोलिस फोर्स, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? इस फोर्स को हम कोरियोलिस फोर्स के नाम से भी जानते हैं। मतलब कि रोटेशन ऑफ द अर्थ की जगह कोरियोलिस फोर्स का भी यूज हो सकता है शायद। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑल्सो रिमेन्स एक्टिव ऑन द रोटेटिंग अर्थ। जब अर्थ रोटेट करती है तो उस पर एक और चीज एक्टिव रहता है, एक और फोर्स जो क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। ड्यू टू दिस winds मूव इन अ कर्व्ड मैनर टुवर्ड्स द सेंटर। द अमाउंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज जनरली वेरी स्मॉल। जो अमाउंट है जो जनरेट होता है इस फोर्स का जब अर्थ रोटेट करती है तो वो काफी स्मॉल होता है, और वो अर्थ के सेंटर की तरफ कर्व्ड मैनर में होती है। ओके, उसके बाद है फ्रिक्शनल फोर्स। दिस फोर्स इज मोर एक्टिव अप टू द हाइट ऑफ 500 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से 500 मीटर की दूरी तक क्या होता है? ये ज्यादा एक्टिव होता है फ्रिक्शनल फोर्स। एट द हायर अल्टीट्यूड्स द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द अर्थ सरफेस ऑन द विंड्स एंड। ठीक है, अब अगर ज्यादा हायर अल्टीट्यूड होगा तो आसमान में क्या होता है? धीरे धीरे जैसे जैसे आप ऊपर चले जाओगे तो जो हमारी अर्थ से जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो क्या होता है? खत्म हो जाता है। ठीक है, जियोस्ट्रैफिक winds, अब हम इसके बारे में देख लेते हैं। एट अ हाइट ऑफ 500 मीटर्स फ्रॉम द सरफेस द इफेक्ट ऑफ द सरफेस फ्रिक्शन ऑन द विंड्स एंड्स। तो अब इसके बाद क्या होता है? 500 के बाद ये जो फ्रिक्शन का जो प्रभाव है वो क्या होता है? खत्म हो जाता है, इफेक्ट खत्म हो जाता है। सो द बैलेंस ऑफ विंड्स इज बिटवीन प्रेशर एंड रोटेटिंग पावर। तो जो विंड्स का बैलेंस बना हुआ रहता है वो किसके बीच में होता है? एक तो कि एयर प्रेशर के बीच में और दूसरा रोटेटिंग पावर के बीच में। Due to this, winds start blowing parallel to the isobar lines, which are called geostrophic winds. ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है? अब ऊपर तो फ्रिक्शनल फोर्स लग नहीं रहा है, इन दोनों की वजह से विंड बैलेंस होता है और ब्लो करता है। तो अब जब विंड ब्लो करेगा इन दोनों के बीच में बैलेंस होकर के, तो वो किसके पैरेलल होगा? आइसोबार लाइंस के पैरेलल होगा, जिनको हम कहेंगे जियोस्ट्रॉफिक विंड्स एवर कहते हैं। अब हमारे पास क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ द विंड्स ऑन द सरफेस। हमारे सरफेस पे किस तरह से क्लासिफाइड हुए हैं विंड्स? देखो, फर्स्ट है प्लैनेटरी, परमानेंट एंड ग्लोबल विंड्स। अब यहाँ पे एंड नहीं लगाना था, वो गलती से मैंने लगा दिया। यहाँ पे क्या होगा? और होगा। ठीक है, तो प्लैनेटरी, परमानेंट और ग्लोबल विंड्स, मतलब इनमें से तीनों में से किसी एक नाम का यूज कर सकते हैं, जिनका जब हम पूरा का पूरा लिखेंगे जिनके बारे में, तो ये सारी चीजें आएंगी। ओके, The winds that blow constantly throughout the year are called permanent winds. जो पूरे साल बहती रहती हैं उनको हम या तो planetary कहेंगे, permanent कहेंगे या फिर global winds कहेंगे। They also blow constantly in a particular direction. और उनका डायरेक्शन भी क्या होता है? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। और अब हम पढ़ेंगे परमानेंट विंड्स के टाइप के बारे में। तो पहला है देखो ट्रेड विंड्स, दूसरा है वेस्टरलाइज, और आगे भी होंगे जो भी, उनके बारे में भी हम आगे चलेंगे। तो ट्रेड विंड, these flow from subtropical high pressure belts to equatorial low pressure belts in both hemisphere north and south। देखो, जो हमने देखो बार बार मुझे पिछला वीडियो कहना पड़ रहा है, आप देख कर जरूर आना, अब नहीं कहूंगी या फिर पता नहीं। देखो, उसमें हमने क्या एक ग्राफ देखा था, एक डायग्राम देखा था। वो ग्राफ नहीं था, डायग्राम था, जिसमें हमारी एक अर्थ थी, अभी भी एक ही है, एक अर्थ बनी हुई थी, और ये था इक्वेटर, एक ये बेल्ट था, उसके बाद एक और बेल्ट यहाँ पे था। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, पूरा ही मिटेगा लगता है। चलो कोई बात नहीं, हम फिर से बनाते हैं। ये देखो हमारा इक्वेटर हो गया, एक लाइन यहाँ पे था और एक और बेल्ट यहाँ पे था, फिर इधर भी एक और एक और। ठीक है, तो ये हमारे कुल मिलाकर के कितने बेल्ट्स थे? 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये हमारे 5 हो गए। एक और था शायद 6 7, जिससे पता चल रहा था हमारा, लेकिन अभी इतना ही रखते हैं। तो ये जो हमारा सब ट्रॉपिकल हाई वाला है,
हाई है ना, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट हो गया हमारा। तो यहाँ से क्या करती हैं हमारी जो ट्रेड विंड्स हैं वो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से चलती हैं और किधर की ओर चलती हैं, इक्वाटोरियल लो प्रेशर की तरफ। तो ये हमारा हो गया देखो इक्वेटर, ये हमारा क्या है, ये हमारा है इक्वेटर। ओके, तो यहाँ से विंड्स किधर चलती हैं, इधर इक्वेटर की तरफ, यहाँ से विंड्स किधर चलती हैं, इक्वेटर की तरफ, मतलब नॉर्थ और साउथ दोनों ही तरफ इक्वेटर की तरफ ये हवाएं चलती हैं। कौन सी, ट्रेड विंड। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या है, दीज आर नोन एज नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स इन सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो नॉर्थ में इक्वेटर ये हमारा, तो इधर हमारा नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया। तो नॉर्थ में हम इसको नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स के नाम से जानते हैं और इधर नॉर्थ ईस्ट नहीं, इधर साउथ ईस्ट ट्रेड विंड के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट इन साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, देखो इधर नॉर्थ ईस्ट क्यों बोल रहा है, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट क्यों बोल रहा है, तो ये तो हमारा पर्टिकुलरली नॉर्थ हो गया और इधर ये साउथ हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी कोई चीज होगी तो इसका ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, यहाँ पे भी होगी तो इधर नॉर्थ इधर साउथ। तो जब ये विंड नॉर्थ की तरफ से चलती है, ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट से आती है, मतलब इधर से ऐसे आती है। रुको, सॉरी मिटा तो सकते नहीं है इसको, दूसरा कलर यूज करते हैं। ये इधर से इधर की तरफ, ठीक है, इस तरह से चलती हैं इक्वेटर की तरफ। अब ये तो पोलर रीजन हो गया ना हमारा, पोलर रीजन से नहीं, ये सब ट्रॉपिकल वाले से चलती हैं यहाँ से, तो ऐसे चलती हैं इक्वेटर की तरफ। तो ये हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट और ये किधर जा रहा है, साउथ वेस्ट की तरफ आ रही है। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ आती हैं। ठीक है, अब हम साउथ की बात कर ले, साउदर्न हेमिस्फीयर की, तो साउदर्न में क्या होता है, ये किधर से किधर चलती हैं, साउथ ईस्ट, ईस्ट वाला पार्ट ये हमारा है और ये साउथ का पोर्शन है, तो साउथ से किधर चलती है, साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ। ठीक है, साउथ वेस्ट की तरफ, ये इधर वेस्ट वाला हो गया ना, अगर इधर साउथ है तो समझ में आ गया सबको। अभी हम आगे चलेंगे तो आगे हमारा है वेस्टरलाइज। ओके, वेस्टरलाइज फ्लो फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स टू सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट्स टू बोथ हेमिस्फीयर एंड साउथ, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, देखो ये किधर से किधर चल रही है, ये सब ट्रॉपिकल बेल्ट से ही चल रही हैं, जहां से हमारी ये ट्रेड विंड चल रही थी वहीं से चल रही है, लेकिन वो इक्वेटर की तरफ जा रही हैं और ये इक्वेटर की तरफ ना जा करके जो पोलर रीजन है हमारा उधर आएंगी। ठीक है, दोनों ही तरफ में चलेंगे और दोनों ही तरफ में पोलर की तरफ जाएंगे। ठीक है, कौन सा है ये, हमारा सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ओके, देयर डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। इनका डायरेक्शन क्या होता है, अब इनको मिटाना पड़ेगा, उसके बाद हम देखेंगे कि इनका डायरेक्शन किस तरह से होता है। ठीक है, देखो ये हमारी हो गई अर्थ, ये इक्वेटर, ये हो गया हमारा नॉर्थ का जो हमारा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है वो, और ये हो गया पोलर वाला। ठीक है, तो ये जो हमारी यहाँ से जो विंड चलती हैं, अगर साउथ की बात करें, साउदर्न हेमिस्फीयर की, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में देखो नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ। ठीक है, तो इधर क्या है हमारा, इधर ऊपर में नॉर्थ होगा तो नीचे साउथ होगा, ऊपर में नॉर्थ नीचे साउथ, तो नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट और ये हो गया साउथ ईस्ट, इधर से इधर की तरफ चलती हैं। ठीक है, ऐसे, और ये पोलर की तरफ जा रही हैं, इक्वेटर की तरफ नहीं जा रही हैं। और अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो नॉर्दर्न में किधर से किधर जाएंगी, नॉर्दर्न में देखो हमारा लिखा हुआ इधर साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो साउथ वेस्ट हमारा किधर होगा, इधर होगा, साउथ वेस्ट से किधर जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। ठीक है, इस तरह से समझ में आ रहा है सबको, इतना हो गया क्लियर। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे हमारे पास क्या है, द इन्फ्लुएंस ऑफ लैंड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मेक्स वेस्टरलाइज लेस इफेक्टिव ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, देखो लैंड्स की वजह से यहाँ पे क्या होता है, जो पोलर रीजन्स होते हैं वहां पे ये वेस्टरलाइज विंड्स जो होती हैं, जो पछुआ हवाएं होती हैं, वो लेस इफेक्टिव होती है, वो ज्यादा इफेक्टिव हो नहीं पाती हैं। वेस्टरलाइज आर विगोरस इन साउदर्न हेमिस्फीयर, हेंस ड्यू टू द साउंड दे generate, they are also called roaring 40s between 40 to 50 degree south latitude
furious 50s at 50 degree south latitude, striking 60s at 60 degree south latitude. These are onshore throughout the year on west coast of continents in mid latitudes, hence causing रेन ओवर वेस्टर्न कोस्ट। ठीक है, देखो ये क्या है यहाँ पे कि जो वेस्टर्नलाइज विंड्स होती है वो काफी ज्यादा प्रबल होती हैं। ओके, मतलब काफी ज्यादा क्या पावरफुल होती हैं ऐसा बोल सकते हैं। तो ये जब चलती है ना तो एक साउंड इनका निकलता है। जब हवाएं चलती हैं जब बहुत तेज होती हैं तो आपने भी साउंड सुनी होगी। ठीक है, तो जब ये चलती हैं तो काफी साउंड्स जनरेट करती हैं। इसी की वजह से जब 40 से 50 डिग्री साउथ इधर है हमारा इक्वेटर का इधर, तो जब साउथ में 40 से 50 डिग्री के बीच में जब ये हवाएं चलती हैं तब हम उनको रोअरिंग 40s के नाम से जानते हैं। 50 डिग्री में तो देखो यहाँ पे क्या कहा जाता है इनको, फ्यूरियस 50s। 60 डिग्री लैटिट्यूड में जब ये चलती हैं तो जो साउंड निकलता है उसको हम कहते हैं स्ट्राइकिंग 60s। ठीक है, तो इस तरह से इनको जाना जाता है, कहा जाता है। उसके अलावा है कि जो वेस्टर्नलाइज विंड्स हैं हमारी, ये कहाँ चलती रहती है, पूरे साल चलती रहती है। जो हमारे मिड लैटिट्यूड्स के जो कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है, जो मध्यवर्ती रेखाएं हैं हमारी लैटिट्यूड्स हैं, अक्षांश हैं, उन पे जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उनके वेस्टर्न कोस्ट पे, ठीक है, उनके जो पश्चिम में जो कोस्ट हैं उन पे ये हवाएं हमेशा चलती रहती हैं, और जिसकी वजह से वेस्टर्न कोस्ट में क्या होता है, रेन्स होते रहती हैं। ठीक है, रेन्स के होने की कारण बनते हैं ये। हमारे पास है पोलर विंड। देखो यही एक बचा रह गया था। ओके, परमानेंट विंड में हमारा दे फ्लो फ्रॉम पोलर हाई प्रेशर बेल्ट टू सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट इन बोथ हेमिस्फीयर नॉर्थ एंड साउथ। Their direction is northeast to southwest in the northern hemisphere and southeast to northwest in southern hemisphere. They are stronger and intensified during winter season and are responsible for causing blizzards. Okay? तो देखो अब हमारे पास ये है कि जो हमारी पोलर विंड्स होते हैं वो किधर से किधर चल रहे हैं। तो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से लेकर के सब पोलर लो प्रेशर। ओके, तो सब पोलर वाला जो रीजन था वो मैंने पिछली वीडियो में नहीं दिखाया था। ठीक है, 5 ही बेल्ट मैंने दिखाए थे, तो अब देख लो 7 बेल्ट। ये इक्वेटर हो गया हमारा। इक्वेटर को हम दूसरे कलर से दिखाते हैं, ओके, ताकि पता चले कि हाँ ये हमारा इक्वेटर है। ये हो गया हमारा इक्वेटर, मान लो। ओके, इसके बाद हमारे पास क्या है, ये वाला जो है वो सब ट्रॉपिकल वाला हो गया, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है। ये भी हो गया सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। उसके बाद आता है हमारा कौन सा, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। उसके बाद होता है पोलर हाई प्रेशर। ओके, तो इधर भी हमारा क्या होगा, सब पोलर लो प्रेशर, उसके बाद पोलर हाई प्रेशर। ठीक है, तो ये हमारा है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। तो जो हवाएं होती हैं, पोलर विंड होती हैं, वो पोलर हाई प्रेशर से किधर आती हैं, सब पोलर लो प्रेशर की तरफ। मतलब कि ये जो हमारा है ये है पोलर हाई प्रेशर वाला, तो इधर से किधर जाती है, इसकी तरफ आती हैं। ठीक है, सब पोलर की तरफ आती हैं इधर। अब ये सब पोलर की तरफ कौन से डायरेक्शन से आती हैं वो भी हम देखेंगे। दोनों में ही क्या होता है, ये पोलर रीजन से सब पोलर की तरफ आएंगे ये। ठीक है, डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किधर से किधर, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, मतलब ऐसे ऐसे आते हैं ये। ठीक है, और इधर से भी क्या हो गया तब, तो साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ इधर से ऐसे जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया सबको। अब हम आगे बढ़ेंगे। अभी एक और चीज इसमें जो है पोलर विंड्स की जो खासियत है वो ये है कि काफी स्ट्रॉन्गर होते हैं, और विंटर सीजन में ये जो ब्लिजार्ड्स होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ब्लिजार्ड्स क्या होते हैं ना, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आगे इन सबको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब हमारा है सीजनल विंड। जो दूसरा टाइप है विंड का वो क्या है, सीजनल विंड, जिसको हम सेकेंडरी भी बोलते हैं, और जो फर्स्ट वाला तो उसको हम प्राइमरी भी बोलेंगे। ओके, जो सीजनल है, अब सीजनल देख के ही समझ में आ रहा है कि ये सीजन के अकॉर्डिंग चलेगा या फिर ये सीजन पे डिपेंड होगा। मतलब सीजन चेंज हुआ तो विंड्स भी, उनके डायरेक्शन वगैरह भी कुछ चेंज होंगे। दिस विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन विद सीजनल चेंज और पीरियडिकली। ठीक है, तो ये सीजनल चेंज के साथ साथ अपने डायरेक्शंस भी चेंज करते रहते हैं। मॉनसून विंड। ओके, अब सीजनल विंड में आता है कौन, मॉनसून हवाएं। मॉनसूनी हवाएं जो होती हैं हमारे इंडिया में काफी देखने को मिलती हैं। और मॉनसून विंड इज अ सीजनल विंड फाउंड स्पेशली इन Asia that reverses direction between summer and winter and often brings heavy rains. ठीक है,
देखो ये जो हमारी मॉनसून विंड्स होती है, एक तो सीजनल विंड है और स्पेशली हमारे एशिया में पाई जाती हैं, जो क्या करती हैं, एकदम डायरेक्शन को उलट देती हैं, जो समर और विंटर के बीच में, ठीक है, क्या करती हैं, जो डायरेक्शन है विंड्स की उसको उलट देती हैं और उसकी वजह से बहुत भारी बरसात होती है। यही है मॉनसूनी सीजन जो हमारे यहाँ होता है समर और विंटर के बीच में, ठीक है, काफी हेवी रेन्स होते हैं। The Asiatic monsoon is result of interaction of both planetary wind system and regional factors. Regional factors और planetary wind, planetary अभी जो हमने पढ़ा जो सालों भर हवाएं चलती हैं, उनका और जो regional factor है, ठीक है, उसके बीच में interaction की वजह से ये Asiatic monsoon हमारे होते हैं, both at the surface and the upper troposphere. अब upper जो atmosphere है वहां पे भी और surface of earth पे भी, ठीक है, दोनों में interaction होता है, तब जाके ये हमारी आती हैं हवाएं। Land and sea breeze, ओके अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे। द periodicity ऑफ लैंड एंड सी ब्रिजेस चेंजेस अकॉर्डिंग टू डे एंड नाइट एंड दीज आर विंड्स ऑफ कोस्टल रीजन्स। पहली बात तो ये विंड्स कहाँ के हैं, कोस्टल रीजन्स के हैं, और ये जो हमारे विंड्स है वो चेंज करते हैं, डे और नाइट पे ये डिपेंड करते हैं, ठीक है, मतलब कि डे में ये हवाएं गर्म हो सकती हैं, ठंडी हो सकती हैं। अब ऐसा है कि इधर लैंड और सी दोनों का है, तो डे में हो सकता है कि जो हवाएं हैं लैंड की वो गर्म हो और सी वाले क्या हो, ठंडे हो, ठीक है। रात में हो सकता है कि लैंड की हवाएं गर्म हो और सी वाले ठंडे हो, तो कुछ इस तरह से जस्ट अपोजिट ही होता है। द लैंड एंड सी एब्जॉर्ब एंड ट्रांसफर हीट डिफरेंटली। ये तो एकदम बहुत ही ज्यादा ऐसी बात है जिसको हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, या फिर अभी भी हमने जस्ट यही पढ़ा कि हमारे अर्थ पे ये जो लैंड एंड वाटर है वो हीट को एब्जॉर्ब अनइवनली करती हैं, ठीक है, डिफरेंटली करते हैं, अलग अलग तरीके से। During the day, the land heats up faster and becomes warmer than the sea. दिन के टाइम में, क्योंकि दिन रात पे डिपेंड करता है, तो दिन के टाइम में जो हमारा लैंड पोर्शन होता है, इधर ये हमारा सी हो गया और ये जो हमारा कोस्टल एरिया हो गया, जो लैंड पार्ट हो गया, वो बहुत जल्दी हीट होता है, क्योंकि इसलिए दिन में ये काफी गर्म होता है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, ओवर द लैंड द एयर राइजेस गिविंग rise to low pressure area whereas the sea is relatively cool and the pressure over whereas is relatively high. अब देखो जब ये बात आ चुकी है तो मैं फिर से एक बार समझा दे रही हूँ, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया ये चैप्टर नहीं, ये वाली वीडियो जिसमें विंड के बारे में पढ़ रहे हैं, थोड़ी देर पहले ये लो प्रेशर एरिया क्या था, आया हुआ था। तो भाई देखो ये जब हमारा लो प्रेशर एरिया आया था तो मैंने बोला था कि पिछली वाली वीडियो में मैंने पढ़ाया हुआ है, आप जा करके एक बार चेक कर लेना। तो जो नहीं जा पा रहे हैं, मतलब जो नहीं जा पाएंगे, जिनको यही सिर्फ पढ़ना है, तो मैं समझा दे रही हूँ कि जब लो प्रेशर एरिया होता है, ठीक है, तो वहां की हवाएं क्या होती हैं, वो गर्म होती हैं, ओके। और जब हवाएं जहाँ पे कूल होती हैं, जब टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, तो वहां पे क्या होगा, हाई प्रेशर एरिया होगा, ठीक है। Over the land, air rises giving rise to low pressure area, whereas the sea is relatively cool and the pressure over whereas sea is relatively high. मतलब जहाँ पे कूलिंग होगी, जहाँ पे टेम्परेचर कम होगा, वहाँ पे जो हमारे एयर प्रेशर है वो हाई होंगे, और जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा वहाँ पे एयर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अब समझ में आ गया सबको। Thus a pressure gradient from the sea to land is created and the wind blows from the sea to the land as a sea breeze, ठीक है। तो इसलिए एक प्रेशर ग्रेडियंट, एक प्रेशर स्लोप क्रिएट होता है, कहाँ से, सी से लैंड की तरफ, ठीक है, सी से ऐसे लैंड की तरफ, एंड विंड ब्लोज फ्रॉम द सी टू द लैंड एज अ ब्रीज सी, ठीक है, मतलब सी ब्रीज। और लैंड से, सॉरी, सी से क्या करती हैं हवाएं, इधर लैंड की तरफ ऐसे बहती हैं, ठीक है। In the night, reversal condition take place. The land loses heat faster and is cooler than the sea. The pressure gradient is from the land to the sea and hence land breeze results, ठीक है। अभी देखो सी ब्रीज यहाँ पे बन रहा है और इधर क्या बनेगा, लैंड ब्रीज बनेगा। दोनों में फर्क क्या है, जब सी ब्रीज होगा तो हमारी हवाएं सी की तरफ से लैंड की तरफ बहेंगी, ठीक है, जमीन की तरफ जाएंगी समुद्र की ओर से। और जब हमारा लैंड ब्रीज बनेगा तब क्या होगा, हवाएं लैंड की तरफ से सी की तरफ जाएंगी, ठीक है। और उस टाइम में लैंड क्या होगा हमारा, वो कूल होगा, ठीक है, वो ठंडा होगा। और ये कब होगा, तो ये रात को होगा, ठीक है, ये नाइट का है, नाइट में जस्ट उल्टा होगा डे का, ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारे पास क्या है, वैली एंड माउंटेन ब्रीज, ठीक है। अब ये दो चीजें हैं, वैली और माउंटेन का, जैसे हमने सी और क्या पढ़ा, लैंड का पढ़ा, वैसे ही, ओके। In mountains, during the day, the slope gets heated up and air moves upward and air from the valley blows up the valley to fill the
रिजल्टिंग गैप, द विंड इज नोन एज वैली ब्रिज। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो हमारे माउंटेन्स होते हैं वहां की हवाएं डे में कैसे चलेंगी, एकदम गर्म हो जाएंगी और ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ जाएंगी। ठीक है, और ये तो हमारा हो गया, ये माउंटेन एरिया होगा, इधर हमारे वैलीज हो गए। ठीक है, तो ये माउंटेन एरियाज, तो हवाएं माउंटेन एरियाज की तरफ से कहाँ जाएंगी, ऊपर की तरफ जाएंगी, इधर से ऐसे ऊपर की तरफ जाएंगी, और वैली से जो हवाएं आती हैं वो ऐसे ऊपर की तरफ जाएंगी। तो ये क्या करेगी, यहाँ का जो गैप हो रहा है उसको फुलफिल करते हुए आगे की तरफ जाएंगे। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वैली ब्रिज। हवाएं किधर से जा रही है, वैली से जा रही है ऊपर, मतलब वैली से माउंटेन की तरफ जा रही है, इसलिए हम उसको वैली ब्रिज कह रहे हैं। और सेम वैसा ही कब होगा, जब हमारे माउंटेन से वैली की तरफ जाएंगी हवाएं, तब उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम शायद कहेंगे माउंटेन ब्रिज या फिर कोई और नाम से जानेंगे। ठीक है, during the night the slopes get cooled and dense air descends into the valley as mountain wind. The cool air from the mountains training into valley is called katabatic wind. Okay, अभी देखो क्या हो रहा है यहाँ पे कि रात को क्या होता है, दिन के समय तो जो हमारे एयर्स हैं वो ऊपर की तरफ, मतलब हवाएं जो है वो ऊपर की तरफ जा रही हैं। ठीक है, ये ऊपर और नीचे इसमें कुछ पता भी नहीं चल रहा, देखो इतना मैंने इसको कर दिया। ठीक है, जो हवाएं हैं हमारे दिन में वो ऊपर की तरफ जा रही हैं। ठीक है, ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, और रात को सेम चीज क्या हो रहा है कि हवाएं ऊपर माउंटेन से नीचे वैली की तरफ आ रही है। ठीक है, तो जब ऊपर की तरफ जा रही हैं वैली से माउंटेन की तरफ, तो उसको हम वैली ब्रिज कह रहे हैं, और जब माउंटेन से नीचे वैली की तरफ आ रही हैं तब हम उसको क्या कहेंगे, उसको हम माउंटेन ब्रिज कहेंगे, या फिर केटाबैटिक विंड कहेंगे। ओके, अब देखो हवाएं जिधर से जाएंगी, जहां से हवाएं जा रही हैं वहां पे क्या होगी, यहाँ की अपेक्षा ज्यादा ठंड होगी, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा कम होगा। ठीक है, ये चीज याद रखना है, चाहे वो लैंड एंड सी ब्रीज हो या फिर माउंटेन एंड वैली ब्रीज हो, दोनों में ही जहां से हवाएं चल रही हैं वहां पे टेम्परेचर कम होगा, किसके अपेक्षा, जहां पे जा रही हैं हवाएं। ठीक है, मतलब यहाँ पे हाई होगा और यहाँ पे क्या होगा, कम होगा, यहाँ से हवाएं जा रही हैं इधर की तरफ। ठीक है, समझ में आ गया इतना। आगे हमारे पास क्या है, अनदर टाइप ऑफ वार्म विंड occurs on the leeward side of the at the mountain ranges. The moisture in wind while crossing the mountain ranges condenses and precipitates. It is when it descends the leeward side of the slope, the dry air gets warmed up by the adiabatic process. This dry air may melt the snow in a short time. अभी देखो हमारे पास एक और चीज क्या है कि जो माउंटेन रेंजेस होते हैं जहाँ पे हमारी ऑलरेडी हवा चल रही होती है, वहां पे एक और हवा पास करती है। ठीक है, जो कि क्या होती है, वार्म होती है। अब यहाँ तो है कि दिन और रात दोनों में ही मतलब अलग अलग हवाएं हैं, कभी वैली में गर्म हवाएं हैं, कभी हमारे माउंटेन में गर्म हवाएं हैं। ओके, तो अभी जो विंड अनदर विंड हमारी आई है वो क्या है, द मॉइस्चर इन द विंड व्हाइल क्रॉसिंग द माउंटेन रेंजेस कंडेंसेस एंड प्रेसिपिटेट्स। ठीक है, तो क्या होता है इस टाइम में जो मॉइस्चर होते हैं विंड्स में वो क्या करते हैं, वो कॉन्डेंसेस हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट्स करते हैं मतलब अब हमारे पास क्या है, एक तो कि जो हमारे अलग से जो हमारी विंड्स आ रही है वो कॉन्डेंसेस हो जा रही है, वो संघनित हो जा रही है। ठीक है, तो उसके बाद अब हमारा ये है कि एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू, ये एक प्रोसेस होता है। अब इसमें क्या हो रहा है, जो ड्राई एयर्स हमारे हैं वो गर्म हो जा रहे हैं। ठीक है, अब इनके गर्म होने की वजह से ऐसा हो रहा है कि जो स्नो है उनको ये आराम से एकदम शॉर्ट टर्म में ही पिघला सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हो गया प्रोसेस हमारा इसमें। अब हम आगे पढ़ेंगे टर्सरी और लोकल विंड का। ठीक है, तो टर्सरी एंड लोकल विंड्स क्या होते हैं, लोकल विंड्स मतलब किसी भी पर्टिकुलर जगह में जो विंड्स हमारे होते हैं उनको हम शायद लोकल विंड्स कहेंगे। ठीक है, देखते हैं कि क्या होते हैं ये हमारे। ओके, अब लोकल विंड में सबसे ज्यादा अगर हम किसी को जानते हैं तो वो हमारा है लू। लू सबको पता होगा कि क्या होता है, गर्मियों के दिन में लू चलती है। ठीक है, वो क्या है, वो लोकल विंड है। These are the types of wind blowing in a particular locality. Local differences in temperature and pressure produces local winds. ठीक है, local winds मतलब ये एक पर्टिकुलर जगह की बात हो रही है। हमारे इंडिया में लू चलता है, कहीं और कुछ मतलब कोई और हवा चलती है, तो इस तरह से हमारे विंड चलते हैं। उस पर्टिकुलर एरिया पे डिपेंड करता है, वहां के टेम्परेचर, एयर प्रेशर, ये सारी चीजों पे डिपेंड करता है ये लोकल विंड। ठीक है, such type of wind is local in extent and are confined the lowest level of troposphere. चिनुक विंड्स, देखो एग्जांपल में हमारा है चिनुक विंड्स। ठीक है, ये नाम है चिनुक,
अब ये कहाँ पे चलता है, तो इधर लिखा हुआ होगा कहीं, देखो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड कनाडा, ये इधर की तरफ चलता है। चिनूक विंड्स जस्ट लाइक फॉन विंड आर वार्म ड्राई वेस्टर्ली विंड्स दैट ब्लोन डाउन द ईस्टर्न स्लोप ऑफ रॉकीज इनटू द हार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड कनाडा। ठीक है, ये फॉन विंड की तरह ही होता है। फॉन विंड के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि वो क्या होता है। ओके, पहली चीज तो ये फॉन विंड की तरह होता है, सूखा सूखा एकदम होता है, शुष्क हवाएं होती हैं ये, और वेस्टर्ली होती हैं, पश्चिम की तरह, पश्चिम की दिशा में ये चलती है। ठीक है, पछुआ हवाएं होती हैं। अब ये कहाँ से कहाँ चल रही हैं चिनूक विंड्स, तो ईस्टर्न स्लोप ऑफ रॉकीज, जो रॉकीज माउंटेन्स हैं उनके ईस्टर्न स्लोप से चल रहे हैं ये। ठीक है, उनकी जो पश्चिम स्लोप है उधर, सॉरी ईस्टर्न मतलब पूरब होता है। ओके, तो ईस्टर्न स्लोप से चल रहे हैं कहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड कनाडा में। ठीक है, द लिटरल मीनिंग ऑफ चिनूक इज नाउ ईटर एज द हेल्प इन मेल्टिंग द स्नो अर्लियर। ठीक है, देखो ये क्या करते हैं, ये स्नो को एकदम जल्दी से पिघलाने में काफी मदद करते हैं। ठीक है, द विंड्स आर कूल एंड डिपोजिट मॉइस्चर्स ऑन द विंडवर्ड साइड ऑफ रॉकीज। ये क्या होता है, विंड्स आर कूल एंड डिपोजिट मॉइस्चर ऑन विंडवर्ड साइड ऑफ रॉकीज। ओके, ये हवाएं क्या होती हैं, काफी ठंडी होती हैं, और जो रॉकीज हमारे जो माउंटेन्स होते हैं उनके जो भी घुमावदार साइड्स होते हैं उन पे ये मॉइस्चर डिपोजिट करती है। ठीक है, नमी जमा करती हैं। अब इसके बाद है हमारा लू। लू कहाँ चलता है, देख लो इधर, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। यहाँ ये क्या है, एकदम बहुत ही अच्छे से जाना जाता है। लू इज अ हॉट एंड ड्राई विंड, ये काफी गर्म और सूखी हवा होती है, शुष्क हवा होती है, जो कि ज्यादातर कहाँ चलती है, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, यूजुअली फ्रॉम द मंथ ऑफ मई एंड जून। कौन से महीने में, मई एंड जून के महीने में। दे ब्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, डायरेक्शन देखो किधर का है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। एज दे अकर मोस्टली इन आफ्टरनून, और ज्यादातर कब चलती हैं, आफ्टरनून, दोपहर के टाइम में। देयर टेम्परेचर वेरीज बिटवीन 45 डिग्री टू 50 डिग्री। ठीक है, टेम्परेचर इनका वेरी करता है, कितने से कितने के बीच में, 45 डिग्री से लेकर के 50 डिग्री के बीच में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब कौन सी हवा है, देखो शिरोको है, मिस्ट्राल है, ब्लिजार्ड है, ब्लिजार्ड जो हमने पहले एक वर्ड आया था ब्लिजार्ड, बोरा विंड है। ठीक है, इसके बाद पता नहीं कौन सा विंड होगा। ठीक है, सिरोको इज अ हॉट ड्राई एंड डस्टी विंड। ठीक है, एक तो ये पूरा गर्म होता है, शुष्क होता है, एकदम सूखा सूखा हवा होता है, और डस्टी होता है, काफी सारे डस्ट होते हैं इसमें। ठीक है, अब ये कहाँ ओरिजिनेट होता है, तो सबका जगह का नाम लिखा हुआ है इधर, देखो सहारा डेजर्ट है। इट फ्रिक्वेंटली अकर्स इन स्प्रिंग एंड नॉर्मली लास्ट फॉर ओनली अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों का रहता है, और ज्यादातर कब स्टार्ट होता है ये, तो स्प्रिंग सीजन में। ठीक है, आफ्टर क्रॉसिंग द मेडिटेरेनियन सी द सिरोको इज स्लाइटली कूल्ड बाय मॉइस्चर्स फ्रॉम द सी। ठीक है, जब ये मेडिटेरेनियन सी से क्रॉस करता है तो काफी ज्यादा ये ठंडा हो जाता है, सी से मॉइस्चर लेने की वजह से। ठीक है, नदी, जो हमारे समुद्र थे, यहाँ पे समुद्र हैं, उनसे नमी की वजह से ये क्या होता है, ये ठंडा हो जाता है। स्टिल इट इज हार्मफुल फॉर वेजिटेशन, ये क्या है, वेजिटेशन के लिए काफी हार्मफुल है, क्रॉप्स जो भी इस रीजन में होते हैं उसके लिए काफी हार्मफुल होता है। ठीक है, it is known by different names in different regions such as Leveche in Spain, Gharbi in Aegean Sea area, Khamshin in Egypt। ठीक है, अलग अलग नामों से ये जाना जाता है। बेसिकली इसमें आपको याद क्या रखना है ना, कि ये किस टाइप का विंड है और ये कहाँ पे ओरिजिनेट होता है। ठीक है, इतना काफी है। मिस्ट्रल हमारा क्या है, मतलब मिस्ट्रल भी एक टाइप का विंड है। दिस विंड स्टार्ट्स ऑन द आल्प्स, ये आल्प्स जो माउंटेन है वहां पे स्टार्ट होता है और किधर जाता है, फ्रांस की तरफ जाता है, एंड उससे होते हुए मेडिटेरेनियन सी की तरफ थ्रू द रोन वैली। ओके, मिस्ट्रल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, इनकी देखो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यही बोला ना मैंने ऊपर में, तो कोल्ड होते हैं, ड्राई होते हैं, इनकी वेलोसिटी हाई होती है। दे रिड्यूस द टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट इन एरियाज वेयर दे टेक प्लेस, जहां भी ये चलते हैं वहां पे जो टेम्परेचर है वो कितना कम कर देते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम करते हैं। ठीक है, दे आर प्रोटेक्टिव मेजर्स, मेनी पीपल्स इन दिस एरिया प्लांट्स thick rows of trees and hedges in shields their crops and houses from द मिस्टल। देखो इस हवा से बचाने के लिए लोग क्या करते हैं, पूरे एकदम मोटे मोटे जो पेड़ होते हैं वो एकदम पास पास लगाते हैं, थिक एकदम लगाते हैं। ठीक है, थिक रोज ऑफ ट्री पास पास एकदम। ओके, तो ये सारी चीजें वो करते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए। ब्लिजार्ड भी एक टाइप का हवा है। दिस इज अ वायलेंट, ठीक है, काफी वायलेंट होता है, एक्सट्रीमली कोल्ड, काफी ठंड, इसीलिए तो हमने पोलर वाले एरिया में भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था इस वर्ड को। ठीक है,
तो ये काफ़ी ज़्यादा वायलेंट होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। विथ ड्राई स्नो, स्नो के साथ जो बड़े बड़े जो स्नो होते हैं ना सूखे सूखे, उनके साथ ये चलता है, जिसकी वजह से ये हानिकारक है, या फिर बोल देते हैं स्नस बहुत ज़्यादा कर सकता है। ठीक है, दिस काइंड ऑफ विंड इज़ वेरी कॉमन इन अंटार्कटिक रीजन। अब ये कॉमन कहाँ हो सकता है? जहाँ पे बर्फ पड़े हुए हैं वहीं पे बर्फ वाली हवाएं चल सकती हैं। ठीक है, तो एक तो खतरनाक होता है, लेकिन आम बात कहाँ पे है? अंटार्कटिक रीजन में। विंड वेलोसिटी समटाइम्स रीचेज 160 किलोमीटर पर आवर। देखो पर आवर में 160 की स्पीड से ये चलता है, 160 किलोमीटर की स्पीड से। एंड टेम्परेचर इज एज लो एज -7 डिग्री सेल्सियस, देख सकते हो आप। उसके बाद है बोरा विंड्स। बोरा इज अ कोल्ड ड्राई, ठीक है, ये ठंडा होता है, शुष्क हवाएं होती हैं। नॉर्थ ईस्टर्ली है, मतलब नॉर्थ की तरफ से किधर चलती हैं? ईस्ट की तरफ। ठीक है, wind blowing down from the mountains in the Adriatic Sea region। Adriatic Sea region में ये माउंटेन की तरफ से इधर चलती है, मतलब नॉर्थ की तरफ से देखा जाए तो इधर की तरफ चलती है। ठीक है, इट इज ऑल्सो caused by pressure difference between continental Europe and Mediterranean Sea। इन दोनों के बीच में जो प्रेशर का डिफरेंस है उनकी वजह से भी ये होता है। ठीक है, ये जो एरिया है कॉन्टिनेंटल यूरोप और मेडिटेरेनियन सी, इनके बीच का जो प्रेशर एरिया है, सॉरी एयर प्रेशर है, उसके डिफरेंस की वजह से। दिस विंड यूजुअली takes place in winter and most times reaches a speed of over 150 km per hour। यूजुअली ये ठंडे के दिन में चलती है ये हवाएं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इसकी स्पीड कहाँ पहुंच जाती है? 150 किलोमीटर पर आवर तक। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे हमारा है फॉन एंड फोन। देखो ये वर्ड्स मतलब सेम ही है, इसको हम प्रोनाउंस सेम ही करेंगे, थोड़े लिखे अलग तरीके से गए हैं। द टर्म इज एसोसिएटेड विथ स्ट्रॉन्ग डस्टी एंड ड्राई एंड वार्म विंड। जो फर्स्ट टाइम में हमने पढ़ा था विंड के बारे में, वो किस टाइप का विंड था? फॉन विंड के तरह था। अब देख लो कि ये फॉन विंड होता किस तरह का है। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग हवाएं होती हैं, इनमें भी धूल काफी ज्यादा होते हैं, सूखे होते हैं, वार्म होते हैं, गर्म होते हैं। ओके, दैट ब्लोज फ्रॉम द आल्प्स माउंटेन रेंजेस। कहाँ पे ब्लो करती हैं? आल्प्स जो माउंटेन है उधर से ब्लो करती हैं ड्यूरिंग द winter season due to local differential heating which results in pressure difference on both sides of the Alps। देखो आल्प्स के दोनों ही साइड्स में जो एयर प्रेशर का जो डिफरेंस आता है, ठीक है, हीटिंग की वजह से, उसकी वजह से ये विंटर सीजन में चलते हैं। ओके, द विंड फॉलोज the real relief line uphill thereby cooling adiabatically and this results in rainfall on the windward side। okay, देखो हमारे पास क्या है कि जो विंड जब फॉलो करती है रिलीफ लाइन को, ठीक है, मतलब उसके बाद क्या होता है, इस लाइन के बाद क्या होता है, जैसे होता है ना कि एक एवरेज हम मान के चलते हैं, ठीक है, तो उस लाइन के बाद क्या होता है ऊपर माउंटेन्स में कि जो हवाएं हैं वो थोड़ी ठंडी होने लगती हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट होता है कि इसमें रेनफॉल में, ठीक है, मतलब ये रेनफॉल होते हैं। हार्मेटन विंड, अब ये क्या है, ये कहाँ पे होता है और किस तरह का विंड है, बस ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा उतना कुछ नहीं है। हर्मेटन इज अ स्ट्रॉन्ग ड्राई नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। ठीक है, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एंड ड्राई विंड है और नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है। दैट ब्लोज फ्रॉम सहारा डेजर्ट। कहाँ से बहती है ये? तो सहारा डेजर्ट से हाई प्रेशर एरिया टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट अफ्रीकन कोस्ट। ठीक है, तो ये किस तरह की विंड है और कहाँ से कहाँ बहती है? तो सहारा डेजर्ट से वेस्ट अफ्रीकन कोस्ट की तरफ बहती है। इट यूजुअली स्टार्ट्स फ्रॉम नवंबर टू मिड मार्च। कब स्टार्ट होती है? तो नवंबर से मिड मार्च के बीच में स्टार्ट होती है। काफी ठंडी होती है, ड्राई होती है एंड डस्ट इसमें काफी भरे हुए होते हैं। ठीक है, एंड फुल ऑफ फाइन डेजर्ट डस्ट। क्योंकि डेजर्ट से चल रहा है ना, तो डस्ट तो एकदम बेसिक सी बात है कि होंगे ही, धूल होंगे ही, विच मेक्स द एटमोसफेयर हेजी एंड डस्टी। जिसकी वजह से एटमोसफेयर भी क्या होता है, काफी ज्यादा डस्टी हो जाते हैं, इतने ज्यादा धूल हो जाते हैं कि उसकी वजह से जो एयरक्राफ्ट है या फिर रिवर नेविगेशन है वो काफी डिफिकल्ट हो जाता है, उन्हें रास्ते ही नहीं पता चलते। जैसे एरोप्लेन अगर हवा में उड़ रही है तो उसकी वजह से क्या होता है, मतलब उसको एक रास्ता, एक डायरेक्शन पता होता है, पता चलता है, लेकिन जब बहुत ज्यादा डस्टी हो जाएगा एटमॉस्फेयर तो वो भी पता नहीं चलता है, या फिर जो नेविगेशन सिस्टम है उनको भी काफी डिफिकल्टीज होती हैं, जो रिवर के थ्रू या फिर ओशंस के थ्रू जो चीजें होती हैं हमारी, ठीक है, तो क्या होता है उसमें भी काफी डिफिकल्टीज आती हैं। दिस अफेक्ट्स द टेम्परेचर एज वेल एज ह्यूमिडिटी सो दैट द हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ वेस्ट अफ्रीका इज सेट फ्री। देखो इसकी वजह से क्या होता है ना कि जो वेस्ट अफ्रीका का जो क्लाइमेट है वो थोड़ा फ्री हो जाता है। हेंस द हर्माटन इज अफेक्टिवली कॉल्ड डॉक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि फ्री हो जा रहा है तो यहाँ पे इसको अच्छा माना जाता है। ओके, जेट स्ट्रीम के बारे में अब हम पढ़ेंगे। जेट स्ट्रीम का मतलब होता है धारा। अब ये क्या है, किस तरह से है, तो आगे हम पढ़ते हैं।
द जेट स्ट्रीम इज अ जियोस्ट्रॉफिक विंड। जियोस्ट्रॉफिक विंड के बारे में तो पढ़ लिया भैया आपने, तो पता होगा कि क्या होता है। तो ये एक जियोस्ट्रॉफिक विंड है जो कि हॉरिजॉन्टली बहती है अपर लेयर ऑफ ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर के हॉरिजॉन्टल, ठीक है, थ्रू द ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद क्या है, जनरली फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 20,000 टू 50,000 फीट। 50 और 20,000 फीट की ऊंचाई पे ये हॉरिजॉन्टली ट्रोपोस्फेयर में ऐसे बहती है ये हवाएं, ठीक है, ये जेट स्ट्रीम। और क्या है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। क्लियर हो गया। जेट स्ट्रीम डेवलप्स वेयर एयर मासेस ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर मीट। अलग अलग टेम्परेचर के जब एयर मासेस एक जगह पे मिलते हैं ना, तो वहां पे जेट स्ट्रीम क्रिएट होता है, डेवलप होता है। सो यूजुअली सरफेस टेम्परेचर डिटरमाइन वेयर द जेट स्ट्रीम विल फॉर्म। तो इसकी वजह से यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो सरफेस के टेम्परेचर्स हैं बेसिकली वो डिटरमाइन करते हैं कि जेट स्ट्रीम कहाँ पे फॉर्म होगा, ठीक है, कहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर होगा, कहाँ पे कम होगा, और कहाँ पे ये दोनों टेम्परेचर मिलेंगे। ओके, ग्रेटर द डिफरेंस इन टेम्परेचर फास्टर द विंड वेलोसिटी। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा टेम्परेचर में उतना ही ज्यादा जो ये जेट स्ट्रीम है वो उसकी वेलोसिटी तेज होगी। इनसाइड द जेट स्ट्रीम एक्सटेंड्स फ्रॉम 20 डिग्रीज लैटिट्यूड टू द पोल्स इन बोथ हेमिस्फीयर। दोनों ही हेमिस्फीयर में कहाँ से कहाँ तक ये फैली हुई है, तो 20 डिग्री लैटिट्यूड से पोल तक, ठीक है। अब ये साउथ हो गया और इधर 20 से नॉर्थ में पोल तक, ठीक है, इतना हो गया, इधर से इधर फैली हुई है। उसके अलावा हमारा है टाइप्स ऑफ जेट स्ट्रीम। इसके टाइप्स क्या हैं, तो सब ट्रॉपिकल, तो सब ट्रॉपिकल मतलब जो ट्रॉपिकल्स में होंगे, ठीक है, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम और पोलर नाइट जेट स्ट्रीम, ठीक है, ये 3 टाइप्स के हैं। आर बेस्ट डेवलप्ड इन विंटर एंड अर्ली स्प्रिंग। ये विंटर सीजन और अर्ली स्प्रिंग सीजन, अर्ली वसंत ऋतु में, ठीक है, वो स्टार्ट होते हैं, डेवलप होते हैं। देयर मैक्सिमम स्पीड अप्रोचेज 300 नॉट्स विच आर एसोसिएटेड विथ पोलर फ्रंट जेट। जो किसके साथ रिलेटेड है, किससे जुड़े हुए हैं, पोलर फ्रंट जेट से जुड़े हुए हैं। ओके, इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है, 300 नॉट्स है, ठीक है। A subsidence motion accompanies subtropical jets and gives rise to predominantly fair weather in areas they pass over. Sometimes they drift northward and merge with a polar front jet. ठीक है, इनका जो मोशन है, जो सब ट्रॉपिकल जेट्स हैं हमारे, ठीक है, उसके साथ है एक तो, और दूसरा क्या है, गिव्स राइज टू प्रिडोमिनेटली फेयर वेदर। और इसकी वजह से जो वेदर्स हैं वो क्या होते हैं, जहां से भी ये गुजरती हैं ये हवाएं, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, तो वहां का वेदर क्या हो जाता है, एकदम साफ साफ हो जाता है, ठीक है। और कभी कभी तो ये किधर चली जाती हैं, नॉर्थवर्ड की तरफ, और जाकर के पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम से मिल जाती हैं। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम क्या है, अकर नियर द ट्रोपोपॉज ओवर साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया में ये ट्रोपोपॉज के पास अकर करती हैं। और साउथ ईस्ट एशिया में जगहों के नाम भी देख लो, है इंडिया, अफ्रीका, ड्यूरिंग समर सीजन में, ठीक है। दिस जेट इंप्लाइज अ डीप लेयर ऑफ वार्म एयर। ये क्या इंप्लाई करती हैं, वार्म एयर का एकदम डीप लेयर, मतलब गर्म हवाएं बहुत ज्यादा होंगी टू द नॉर्थ ऑफ द जेट के नॉर्थ में, और कोल्डर किधर होंगी, कोल्डर एयर तो साउथ में, ठीक है। जेट स्ट्रीम जब चल रही है तो उसके साउथ में कोल्ड एयर होगा और उसके नॉर्थ में क्या होगा, गर्म हवाएं होंगी ओवर द इंडियन ओशन, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर इंडियन ओशन का ही बता रहा है। द डिफरेंस इन हीटिंग एंड कूलिंग एंड इंसुइंग प्रेशर ग्रेडियंट इज व्हाट ड्राइव्स दिस जेट, ठीक है। अब देखो, इस जेट को कोई चला रहा है तो वो तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा ना कि जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, ठीक है, प्रेशर में, एयर प्रेशर में, उतना ही तेजी से ये बहता है। मतलब कि जो एयर प्रेशर का डिफरेंस है वही जेट स्ट्रीम को चलाता है, ठीक है। पोलर नाइट स्ट्रीम, नाइट जेट स्ट्रीम, ओके, मिंडर्स थ्रू द अपर स्ट्रेटोस्फेयर ओवर द पोल्स, ठीक है। ये देखो, अपर स्ट्रेटोस्फेयर जो है वहां से उसके थ्रू ये चलते हैं किधर, पोल्स की तरफ, पोल्स के ऊपर, ठीक है। दे आर प्रेजेंट इन कॉन्वर्जेंस जोन्स अबव द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है। ये किधर अवेलेबल मिलेंगे, किधर प्रेजेंट मिलेंगे, तो जो सब पोलर लो हमने, सॉरी, जो हमारा सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ये उधर चलते हैं, ठीक है, उस जोन में चलते हैं, उसके ऊपर। कैरेक्टरिस्टिक क्या है जेट स्ट्रीम्स की, वो देख लो। तो इसकी उत्पत्ति किधर हुई है, किससे जुड़ी हुई है, तो थर्मल कॉन्ट्रेस्ट ऑफ एयर सेल से जुड़ी है, जिसके एग्जाम्पल है हैडली सेल और फेरल सेल। The meandering or the viral movement of jet stream is called Rossby wave, ठीक है। Equatorial extension of jet stream is more in winter. विंटर में जो इक्वाटोरियल एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन जब होता है इक्वेटर के पास, वो ज्यादा हो जाता है बिकॉज ऑफ सदर्न शिफ्ट ऑफ प्रेशर बेल्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है,
बेल्ट्स का मूवमेंट हो रहा है, बेल्ट हमारे शिफ्ट कर रहे हैं, ये चीज हमने पढ़ा था ना। तो जो बेल्ट शिफ्ट कर रहा है उसकी वजह से इक्वेटर पे यहाँ पे एक्सटेंशन हो जाता है जेट स्ट्रीम का विंटर सीजन में। ड्यूरिंग विंटर्स द थर्मल कॉन्ट्रास्ट इंक्रीजेज एंड द इंटेंसिटी ऑफ हाई प्रेशर सेंटर एट द पोल इंक्रीजेज। ठीक है, विंटर में क्या होता है, थर्मल कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज करते हैं जिसकी वजह से हाई प्रेशर सेंटर के पास इंक्रीज करता है। ठीक है, इट इंटेंसिफाइज द फॉर्मेशन ऑफ जेट स्ट्रीम एंड इट्स एक्सटेंशन एज वेल एज वेलोसिटी। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होता है कि जेट स्ट्रीम का फॉर्मेशन होगा और ये काफी, इसकी जो वेलोसिटी है उसका भी एक्सटेंशन होगा। ठीक है, वो भी काफी बढ़ेगा। तो ये पूरा का पूरा हमारा जो विंड एंड एयर प्रेशर था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, विंड का जो भी था, थोड़ा लंबा चैप्टर था, है तो कुछ नहीं, लेकिन फिर भी जो भी था वो कंप्लीट हो चुका है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। अगर आपके सिलेबस में कोई और टॉपिक है तो वो आप बता सकते हो, होगा तो नहीं है मुझे पता है। ठीक है, या फिर कोई भी क्वेश्चन हो या फिर कोई और चैप्टर्स आपको स्टार्ट करने हो जो, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ क्लाइमेटोलॉजी के। एंड कोई और बुक तो भाई मत ही बताओ आपकी कौन सा पढ़ना है, क्योंकि अभी ह्यूमन ज्योग्राफी का एक पार्ट बचा हुआ है, रिसोर्स ज्योग्राफी हमारे कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर पूरा कोई कंप्लीट है तो वो सिर्फ जियोमॉर्फोलॉजी है। ठीक है, और ह्यूमन ज्योग्राफी हाँ ऑलमोस्ट वो कंप्लीट है पूरा का पूरा। ठीक है, तो इसको पहले कंप्लीट करते हैं इस वाले बुक को, उसके बाद हम किसी बुक में जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।